हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 37 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। आई नो दैट इट हैज बीन अ लॉन्ग डे, लॉन्ग टाइम, ठीक है, सिंस वी मेट। बट इसमें मैं बता देती हूँ, जब से इंटरनेट खराब हुआ है ना, मेरा पूरा रूटीन ही खराब हो चुका है, बट आई एम ऑन ट्रैक। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम थे अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर और हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक न्यू चैप्टर विच इज एसेट एलोकेशन टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। अभी तक जो प्रीवियस के दो चैप्टर्स थे उसमें हमने इक्विटी पोर्टफोलियोज और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में हम कैसे अपना एसेट एलोकेशन करते हैं। ठीक है, इसका मेजर पोर्शन जो है हमने एसेट एलोकेशन जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें से हम कर चुके हैं। तो अगर किसी को कोई भी कुछ एसेट एलोकेशन से रिलेटेड कुछ भी देखना हो या कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो मैंने पूरी वीडियोस और पूरा सब्जेक्ट उसको कवर कर लिया, सबसे पहले वही किया था, तो आप सब वो देख लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा रीडिंग नंबर 3, एसेट एलोकेशन टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। ये है जितनी भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे सारे इस चैप्टर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से एज यूजुअल हमारी होगी शुरुआत। इंट्रोडक्शन, अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद से ही दे देती हूँ कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हम एक न्यू जो हमारा सब्जेक्ट है, पूरे 10 टॉपिक्स होते थे लेवल 1 और लेवल 2 में, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स एक पर्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। बट ऐसा कुछ नहीं है, अब इसमें पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरा लेवल 3 का सिलेबस बना है। तो इसमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऐसे अलग अलग नहीं कर रखे, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं उनको अलग नहीं कर रखा, उनको सब एक पर्टिकुलर एक मतलब सब्जेक्ट के अंदर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब ये बोल रहे हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट होते क्या है। हमें सबको पता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिशनल जो हमारी एसेट्स होती है वो हमारी हम मानते हैं इक्विटीज और बॉन्ड्स को। ठीक है, जो भी इसके अलावा एसेट्स होंगे उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। अब वो चाहे तुम कुछ भी ले लो, चाहे तुम उसमें रियल एस्टेट ले लो, कमोडिटीज ले लो, कमोडिटीज में भी बहुत सारी तरीके के आ जाएंगे, ऑयल, एनर्जी, ठीक है, बहुत सारे। और क्या हो गए हमारे, हो गए गोल्ड भी कमोडिटीज के अंदर ही है। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी और भी बहुत सारे जो हम देखेंगे। ठीक है, हेज फंड्स हो गए, ये सारे हमारे क्या है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है, बिकॉज दे आर अदर देन बॉन्ड्स एंड इक्विटीज। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, रोल क्या है हमारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का इन अ मल्टी एसेट पोर्टफोलियो। ठीक है, हमारे 4 रोल इसमें देखे गए हैं। कौन कौन से, कैपिटल ग्रोथ जो हम नॉर्मल देखते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन वाला पार्ट, इनकम वाला पार्ट क्या है कि हमारा हम बीच बीच में जैसे इक्विटी में डिविडेंड्स मिलते हैं और बॉन्ड्स में क्या मिलता है, कूपन्स, तो इसमें क्या इनकम हमें प्रोवाइड होती है वो सब देख रहे हैं हम। फिर देख रहे हैं हम डाइवर्सिफिकेशन के जो बेनिफिट्स है वो। फिर हम देख रहे हैं सेफ्टी इज योर सेफ हेवन, जो जब भी कोई मार्केट अगर गिरती है तो हम सेफ हेवन या फिर फ्लाइट टू क्वालिटी जो हमने देखा था उसकी तरफ होती है। बट इसमें अब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे, और डिफरेंट एसेट क्लास कौन सी है, फिक्स्ड इनकम एंड क्रेडिट, ठीक है, इक्विटीज, रियल एस्टेट, रियल एसेट्स क्या होते हैं, एनर्जी, मेटल, ये सब जो फिजिकली हम उसको ले सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। हेज फंड्स हो गए, ठीक है, ये सारे होते हैं। अब इसमें ये पर्टिकुलर इसको ऐसे ये गवर्नमेंट में ये सारे हैं। ठीक है, फिर इक्विटीज में प्राइवेट इक्विटी, पब्लिक इक्विटी और सॉरी ये प्राइवेट क्रेडिट है, प्राइवेट क्रेडिट, पब्लिक इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, ये सारे हो गए। ठीक है, ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ किस किस में होगी, इसमें नहीं है कैपिटल ग्रोथ, गवर्नमेंट्स वाले जो एसेट्स है। ठीक है, या फिर इनकम है इसमें, एम मतलब मॉडरेट, एच मतलब हाई, ये मैंने सीएफए की बुक से ही लिया है। ठीक है, तो ये जिसमें भी हाई है मतलब डाइवर्सिफिकेशन ये करते हैं, और सेफ्टी भी हाई है क्योंकि गवर्नमेंट के, ऐसे इन सबके फीचर्स है, उन सबको आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है और कुछ फर्दर एक्सप्लेन करने की भी इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। अब इसमें बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन पोटेंशियल ऑफ वेरियस एसेट क्लासेस, ये क्या है, यहाँ पे कितना ज्यादा मोर वॉलेटाइल और ये क्या हमारा लेस वॉलेटाइल। ठीक है, मोर डाइवर्सिफाइंग, लेस डाइवर्सिफाइंग, इसका मतलब यहाँ जितना राइट की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा मोर वॉलेटाइल होता जाएगा, जितना हम लेफ्ट की तरफ है वो लेस वॉलेटाइल है। जितना हम अपवर्ड मूव करेंगे उतना ज्यादा हमें डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, और जितना ज्यादा नीचे हम रहेंगे उतने हमें कम डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स क्या है, लेस वॉलेटाइल है और प्लस उसकी डाइवर्सिफिकेशन लेस डाइवर्सिफाइंग भी है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे प्लेस किया। स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स कहाँ पे है, राइट इन द मिडल, ठीक है, नॉट इन द मिडल बट टूवर्ड्स द राइट, मोर वॉलेटाइल भी है प्लस मोर डाइवर्सिफाइंग भी है। ठीक है, इसमें यूएस रीट हो गया, सबसे ज्यादा क्या है हमारा, मोर वॉलेटाइल कमोडिटीज, और ये किसकी तरफ आ रहा है, ये एक तरह से मिडल में ही है ये। ठीक है, अब देखो गोल्ड है सबसे मिडल में,
ना तो वो लेस वॉलेटाइल है ना वो मोर वॉलेटाइल है, वो बीच में एकदम। और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं गोल्ड में। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी, लॉन्ग, इवेंट ड्रिवन और रिलेटिव वैल्यू, डिस्ट्रेस्ड और क्या हमारा ग्लोबल मैक्रो, इक्विटी, मार्केट न्यूट्रल, ये सब क्या है? ये है हमारे हेज फंड्स, डिफरेंट हेज फंड स्ट्रेटेजीज जो हमने लेवल 2 में देख चुके हैं। और ये क्या हमारा प्राइवेट रियल एस्टेट, इट इज जस्ट अबव गोल्ड, ये भी इसमें बीच में ही आता है, बट इसकी जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स है इट इज मोर देन गोल्ड। वही इसमें मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, वही इसमें जो ये प्रीवियस स्लाइड थी वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रोल ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, रोल ऑफ हेज फंड्स, रोल ऑफ रियल एसेट्स। रियल एसेट्स में टिम्बर इन्वेस्टमेंट्स है, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट है, फार्मलैंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं लेवल 2 में। ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ। रोल ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट इन मल्टी एसेट पोर्टफोलियो, रोल ऑफ क्रेडिट, प्राइवेट क्रेडिट। अब ये इसका ना एक दो डिफरेंट टर्म्स आई थी, वो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नोट करने की, इसमें दिखाने की कोशिश की और समझाऊंगी मैं अभी कि दो टर्म्स क्या है। प्राइवेट क्रेडिट क्या होता है, सबको पता है क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट मतलब लोन, लोन होता है, ठीक है। लोन हम कहां से लेते हैं? बैंक से, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं। बट इसमें जो बोल रहे हैं कि हमें कभी कभार ऐसा होता है बैंक क्या मांगते हैं? कोलैटरल। कोलैटरल क्या होती है? जैसे कि कुछ ना कुछ गिरवी रखो। बट ऐसे भी बहुत सारी जो छोटे मतलब जो ज्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनके बैंक्स पास में नहीं है, ऐसे रिमोट एरियाज में, वो लोग कहां से लोन लेंगे? वो लोग लेंगे प्राइवेट क्रेडिट। प्राइवेट क्रेडिट यानी कि डायरेक्ट लेंडिंग भी होती है और एक डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट। डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब भी एक जो कंपनी है, मान लो उसको क्या हो गया, उसके जो पूरा उसका रेवेन्यू, सेल्स और ये सारी जो उसकी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है वो अच्छे से नहीं चल रही, और वो क्या हो गई एकदम से ना बंद होने के उसमें आ गई है, इट इज क्लोज टू बैंक्रप्सी, वो बंद होने वाली है। तो उसमें क्या होता है, कुछ इन्वेस्ट मतलब बट उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट कोई ना कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से उसको या तो उसके पास पैसे नहीं है या कोई और इकोनॉमिक या कोई एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर हो गया उसके हिसाब से। तो उससे क्या होगा, तो कोई कोई जो इन्वेस्टर्स होंगे, ये बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नजर रखते हैं ऐसी कंपनीज पे कि जो भी ऐसी कंपनीज है उनको देखते रहते हैं जिनके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बट वो डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो उसमें जाएंगे, अपने आइडियाज, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा एक्सपर्टीज और क्या कहते हैं, और पूरा बहुत सारी चीजें उसमें अपना उसमें डालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या उसमें अपना जो भी उनकी तरफ से जो भी कुछ हो सकता है विद अ रिटर्न ऑब्जेक्टिव, कि उनको रिटर्न मिल सके। जैसे कि शार्क्स में होता है कि अपने पैसे वो डालते हैं, अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, अपना एक्सपीरियंस देंगे उसमें, ठीक है। तो डिस्ट्रेस इन्वेस्टमेंट हो गई। डायरेक्ट लेंडिंग क्या होती है? आर इनकम प्रोड्यूसिंग एंड द एसेट ओनर अज्यूम्स एनी डिफॉल्ट और रिकवरी रिस्क, provide capital to individuals and small businesses that generally cannot access more traditional lending channels, ठीक है। it is more distressed investment क्या होता है? it is more like equity profile, shark tanks, बट शार्क टैंक्स तो एकदम सीड इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं वो होती है। इसमें एक ऐसे दिमाग में लेके चलो कि डिस्ट्रेस इन्वेस्टमेंट भी सेम ऐसे ही होता है कि बट कंपनीज क्या है, एक ऐसे पॉइंट ऑफ बैंक्रप्सी आ चुकी है, तो क्या होगी, जो बाहर के जो शार्क्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो आएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें देंगे विद रिटर्न ऑब्जेक्टिव कि वो और ज्यादा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो डिस्ट्रेस से लेके अच्छी एक कंपनी बन सके दोबारा से, और फिर वो उसके बाद निकल जाएंगे उससे। द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जस्ट अ सेकेंड, फिर से शायद नेट का कुछ इशू आ रहा है, इट इज रिजॉल्व बाय नाउ। हाँ, तो इसमें था कि डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टमेंट में मोर इक्विटी लाइक प्रोफाइल है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ कंपनीज एसेट्स रिलेटिव टू इट्स डेट, जैसे कि होता ही है, ठीक है। इलिक्विडिटी रिस्क आर हाई विद बोथ स्ट्रेटेजीज, ठीक है, इलिक्विडिटी रिस्क दोनों में ही बहुत ज्यादा है। परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ एन इक्विटी दैट इज अंडर स्ट्रेस, ये मैं बता चुकी हूँ। इन्वेस्टमेंट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी, लो सेंसिटिविटी टू ट्रेडिशनल बॉन्ड रिस्क बिकॉज ऑफ idiosyncratic risk of the company itself which dominates all other risk. Diversifying equity risk. Diversifying equity risk में क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि volatility reduction over the short time, इसमें ना दो चीजें देख रहे हैं। Diversifying equity risk में दो चीजें देख रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं volatility, हम या तो देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का इसमें पर्सपेक्टिव की बात की है। या तो अगर हम देखो शॉर्ट टर्म में, अगर हम इसमें डाइवर्सिफाइंग इक्विटी रिस्क क्या है, इक्विटी रिस्क में हमें सबको पता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स इक्विटी में मिलते हैं, ठीक है। इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स, अभी हमने देखा था वो वाली स्लाइड में, इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न्स है। बट जब भी देखो सबको पता है कि गोल्स बने होते हैं ना, सबके गोल्स होते हैं, तभी एक पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्टर या क्लाइंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो जब वो
इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है कि उसका जो ये गोल है ना, ये रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द गोल, कि ये जो गोल है ये शॉर्ट, मतलब जो इसने मान लो उसको चाहिए थे 10 करोड़, 10 CR चाहिए थे, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, और उसमें क्या है, उसका 10 करोड़ का, 10 CR का उसका एक पूरा गोल है, उसको मेंटेन करना है उसको, ठीक है, उसको ना अचीव करना है उसको। तो वो कैसे अचीव करेगा, वो उसको कैसे अचीव करेगा उस गोल को, ठीक है, उसको कैसे अचीव करेगा, एक पोर्टफोलियो बनाएगा जिसमें कि ऐसे एसेट्स डालेगा जो कि 10 CR उसको दे सके। फिर वो क्या करेगा, जो इक्विटी है वो इक्विटी में मतलब एक पूरा एसेट एलोकेशन करेगा जैसे हमने देखा था, ठीक है। तो एक उसका शॉर्ट टर्म क्या है, रिस्क कि वो मीट हो जाए वाला जो उसका गोल है, बट इसका लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म तो चलो समझ आ गया, शॉर्ट टर्म गोल है उसका कि वो वॉलेटिलिटी जो आएगी, बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, वॉलेटिलिटी आएगी, उसको वो कैसे, उसका भी ये वाला भी एक रिस्क है, ठीक है। अब जो इसमें ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या रिस्क है, वॉलेटिलिटी रिडक्शन ओवर द शॉर्ट टाइम होराइजन। हम फर्स्ट हमारा गोल है वॉलेटिलिटी रिडक्शन। अब पता है वॉलेटिलिटी रिडक्शन अगर हमें करनी है तो सबसे ज्यादा लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स, हमारी जो एसेट्स है वो क्या थे, बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड से सबको पता है, ठीक है। और वॉलेटिलिटी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिपोर्टेड रिटर्न्स आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन वॉलेटिलिटी ऑफ पब्लिक इक्विटीज। चैलेंज क्या है हमारे पास चैलेंज है जो अगर हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, एक तो अनस्मूथनिंग का चैलेंज है उसमें कि वो अनस्मूथ हो जाता है, ठीक है, रिटर्न जो रिपोर्टेड रिटर्न्स नीड अनस्मूथनिंग, ठीक है। अप्रेजल बेस्ड वैल्यूएशंस होती है उसमें, सर्वाइवरशिप बायस है, सर्वाइवरशिप बायस मतलब जो भी मेरी इक्विटीज है या जो भी मेरे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है जो सर्वाइव हो गए, मैं सिर्फ उनको ही कंसिडर करूंगी। बैकफिल बायस क्या है कि मैं ऐसे रिपोर्ट करूंगी रिटर्न्स को जो कि मुझे पता चल गया है कि जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दे दिए मैं उनको ही कंसिडर करूंगी। Most of the alternate investment categories had positive but less than perfect correlation with equities because of all these challenges, unsmoothing, appraisal, क्योंकि कोई उनकी ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है, बहुत ही इलिक्विड एसेट्स है, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से हमारे पास ये सारे के सारे परफेक्ट कोरिलेशन दिखते हैं, बट ऐसा असलियत में होता नहीं है। ऑल्दो सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स लाइक कमोडिटीज पर्टिकुलरली गोल्ड रैली ड्यूरिंग, जब भी मार्केट गिरती है तब वो गोल्ड क्या करते हैं, रैली करते हैं, बट हेज फंड जो कि प्राइवेट इक्विटी की तरह ही है वो भी फॉल होता है जैसे कि इक्विटी मार्केट फॉल होती है। रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द इन्वेस्टमेंट गोल्स ओवर द लॉन्ग टाइम होराइजन, जैसे जैसे टाइम होराइजन इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, लंबा होता जाता है, तो रिटर्न एक्यूमुलेशन बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपने गोल को मीट करना होता है। रिटर्न एक्यूमुलेट्स प्रोपोर्शनली विद टाइम वेयरएज volatility scales with the square root of time. As we lengthen the time horizon, the gap between cumulative return target and the expected return accumulation widens faster than the range of possible portfolio return outcomes. ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि जो हम या तो एक तो लो वॉलिटिलिटी के अपना पोर्टफोलियो बना ले, या तो हम शॉर्ट टर्म को देख ले या फिर हम लॉन्ग टर्म को देख ले, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म की चीजें देख, हम लाइफ में भी अगर शॉर्ट टर्म की कोई चीजें देखते रहेंगे, शॉर्ट टर्म की अपनी जो हमारी नीड्स और वांट्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हम लॉन्ग टर्म का जो हमारा पूरा गोल है ना उसको अचीव करने में हम हमेशा चूक जाएंगे। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में अगर हमें मान लो कि हमें सोना है, ठीक है, हमें सोना बहुत पसंद है तो हम सो गए, बट लॉन्ग टर्म में हमारी क्या होगा, हम रूटीन में नहीं आएंगे, हम पीछे हो जाएंगे उस रूटीन से, ठीक है। हमारा जो गोल है लॉन्ग टर्म का टू अचीव लेवल 3 या कोई भी एग्जाम, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम अपने शॉर्ट टर्म्स की गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म्स को सैक्रिफाइस कर देंगे। एज अ रिजल्ट लाइक्लीहुड हम या तो लो रिटर्निंग पोर्टफोलियो ले लेंगे बॉन्ड्स डाल के, उससे क्या होगा, हमारे जो इन्वेस्टमेंट के गोल्स है वो कभी अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बॉन्ड्स हैव बीन मोर इफेक्टिव वॉलिटिलिटी माइग्रेटर्स, ठीक है, बट उसमें यही है कि हैवी एलोकेशन ले लो तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट का जो गोल है प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या करती है, एड्रेसेस इंटरिम फ्लक्चुएशंस whereas achieving a return target takes on increasing importance as we expand the time horizon over multiple years. थर्ड है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू एसेट क्लासिफिकेशन, हम कैसे अपनी एसेट क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एक है हमारी लायबिलिटी बेस्ड अप्रोच टू डिफाइनिंग द अपॉर्चुनिटी सेट, ये है हमारी फर्स्ट। सेकेंड है हमारी अप्रोच बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अंडर डिस्टिंक्ट मैक्रो इकोनॉमिक रिजीम्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक रिजीम्स में हमारा दो तरीका, देखो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच टू एसेट क्लासिफिकेशन, हम कैसे कैसे एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं। अपना हमारा ट्रेडिशनल जो पहले से चलता हुआ अप्रोच है, वो कौन कौन से अप्रोच है जिनको हम क्या करते हैं एसेट क्लासिफिकेशन में
हम यूज करते हैं। सबसे पहला है हमारा डिफाइनिंग द अपॉर्चुनिटी सेट। अपॉर्चुनिटी सेट क्या हो गया हमारा, इक्विटी और इक्विटी लाइक हो गया, फिक्स्ड इनकम टाइप हो गया, रियल एस्टेट ले लिया, फिर हमने क्या देख लिया, लिक्विड और इलिक्विड, फिर हमने उसको नॉर्मल लिक्विडिटी बेस्ड अप्रोच है, लिक्विडिटी के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। देखो ऐसे, सॉरी, ठीक है, इसमें क्या है ये देखो, जो लिक्विड एसेट्स है वो क्या, पब्लिक इक्विटी, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, हेज फंड्स। इक्विटी में ही प्राइवेट जो इक्विटी है वो हमारी इलिक्विड है। फिक्स्ड इनकम में फिक्स्ड इनकम कैश क्या है मेरा, लिक्विड एसेट। प्राइवेट क्रेडिट क्या है मेरा, इलिक्विड एसेट। रियल एस्टेट में पब्लिक रियल कमोडिटीज क्या, लिक्विड। प्राइवेट रियल एस्टेट या फिर प्राइवेट रियल एस्टेट्स, रियल एसेट्स क्या है मेरी, इलिक्विड। अब एक अप्रोच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो भी परफॉर्मेंस होगी उसकी, या तो हाई ग्रोथ या उसकी लो ग्रोथ, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। डिफरेंट डिस्टिंक्ट मैक्रो इकोनॉमिक रिजीम्स, डिफ्लेशन हो गई, मॉडरेट इन्फ्लेशन हो गए, हाई इन्फ्लेशन हो गए, फिर हम उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि जैसे मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो ऐसे कौन, ठीक है, और इन्फ्लेशन एनवायरमेंट है हमारा मॉडरेट इन्फ्लेशन, या फिर हाई इन्फ्लेशन ले लो। हाई इन्फ्लेशन है, हाई ग्रोथ किसमें होगी हमारा, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में, क्योंकि वो एक हेज, हमें पता है कि इन्फ्लेशन हेजिंग एक रियल एसेट्स है वो, तो उसमें हाई ग्रोथ दिखेगी हमें किसमें, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में। वैसे अगर लो ग्रोथ या फिर रिसेशन, जब हाई इन्फ्लेशन चल रहा है वो किसमें होगी, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स, गोल्ड में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ वेरियस एसेट क्लासेस बिहेव अंडर डिस्टिंक्ट मैक्रो इकोनॉमिक रिजीम्स enable investors to tailor the asset allocation to align with their fundamental goals and to mitigate the fundamental risks. If the investment portfolio has a specific goal such as hedging inflation risk, then it would be logical to build a portfolio that is dominated by asset classes that are expected to perform best amid rising inflation. तो अगर inflation hedging risk है कोई particular portfolio में, तो हम ऐसे ही portfolio बनाएंगे कि जिसमें कि जो अच्छे perform कर सके जब inflation high हो। Even if the portfolio's goal is to generate high return over the long run, combining growth assets with inflation hedging or deflation hedging is a good thing. Fourth है हमारा risk based approaches to asset classification। ये है हमारा तीसरा। हमने सबसे पहले क्या देखा, लिक्विडिटी वाला, फिर मैक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से हमने कैसे किया, अब हम देख रहे हैं रिस्क बेस्ड अप्रोचेस। ये मैं एसेट एलोकेशन में करा चुकी हूँ, जिसमें हम जैसे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स बनते हैं उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स लेते हैं, तो हम फंडामेंटल फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स लिए थे उसमें, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिस्क बेस्ड फैक्टर्स ले रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि रिस्क बेस्ड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क यूजिंग द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि इक्विटी मार्केट रिटर्न हो गई, साइज हो गई, वैल्यू हो गई, लिक्विडिटी, ड्यूरेशन, इन्फ्लेशन, क्रेडिट स्प्रेड, करेंसी, ये सारे क्या है हमारे रिस्क फैक्टर्स है। इन सबको अब हम देख रहे हैं, ठीक है, कि हम कैसे उसको एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। इन अ रिस्क फैक्टर बेस्ड एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क द फैक्टर्स रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक रिस्क एम्बेडेड इन द सेलेक्टेड एसेट क्लास एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। हम देख रहे हैं इन सब चीजों में, जो भी हम एसेट एलोकेशन कर रहे हैं फ्रेमवर्क में, कि हम जो सिस्टमैटिक जो हमारा रिस्क है इन द सेलेक्टेड एसेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में, हम देख रहे हैं कि कौन कौन से उसमें है वो रिस्क। The primary systematic risk factors explain the behavior of broad, passive, traditional public asset classes. There should be a relatively larger portion of unexplained risk in the alternate asset classes. अब सबको पता है, जैसे रियल एस्टेट है वो एक यूनिक है, हर एक रियल एस्टेट यूनिक होगा अपने में, उसके अपने फीचर्स होंगे, ठीक है। वैसे ही एक लार्ज जो ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस है उसमें बहुत सारा लार्ज पोर्शन ऐसा होगा जो अनएक्सप्लेन रिस्क होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अप्रेजल बेस्ड मेथड्स है, ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड्स है ही नहीं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या, अगर रिस्क बेस्ड हम ले रहे हैं, कि रिस्क बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं, तो इट अलाउज एवरी एसेट क्लास टू बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क। हम सबको पता है क्या है इसका फायदा, कि हम एक सेम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू मोर एफिशिएंटली एलोकेट कैपिटल एंड रिस्क इन अ मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क। इन्वेस्टर्स कैन देयरफॉर मोर क्लियरली अंडरस्टैंड देयर सोर्सेज, हमें पता चल रहा है सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या है हमारा, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इंटेंडेड और अनइंटेंडेड टिल्ट्स एंड बायसेस दे हैव इन द पोर्टफोलियो। इसकी लिमिटेशंस भी है कि जो स्मॉल सेट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स वो इनसफिशिएंट होंगे ना, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इनसफिशिएंट होंगे डिस्क्राइब करने के लिए हिस्टोरिकल रिटर्न स्ट्रीम ऑफ अल्टरनेट एसेट क्लासेस। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स, जब भी जैसे हम इंक्रीज करते हैं रिस्क फैक्टर्स, बेशक हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, आर जो है, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज होगा। बट हमें सबको पता है हमें क्या देखना चाहिए, जैसे जैसे अगर हम इंक्रीज करते हैं हमें देखना चाहिए एडजस्टेड आर। एडजस्टेड आर क्या होता है, वो देखता है कि एक मार्जिनल कितना इंक्रीज हुआ है। अगर हम एक कोई अपना इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ये मैं इकोनोमेट्रिक से रिलेटेड बात कर रही हूँ, एक होता है आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर होता है,
और एक होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या करते हैं, मार्जिनल देखते हैं, जैसे जैसे अगर वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं और वो गिर रहा है तो हमें वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर्टेन रिस्क फैक्टर सेंसिटिविटीज कैन बी वॉलेटाइल, मेकिंग अ पॉइंट इन टाइम फैक्टर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ अ एसेट क्लास अ पुअर डिस्क्रिप्टर ऑफ द एसेट क्लास एक्सपेक्टेड बिहेवियर। अब इसमें बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच और रिस्क बेस्ड अप्रोच की, उसके मेन स्ट्रेंथ क्या है, उसके मेन लिमिटेशंस क्या है, उसके मेन स्ट्रेंथ क्या है, उसके मेन लिमिटेशंस क्या है। वही सेंसिटिविटी टू हिस्टोरिकल लुक बैक, जो लिमिटेशंस अभी मैंने बताई रिस्क बेस्ड अप्रोच की। इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स में क्या क्या और हमें कंसिडरेशंस देखने पड़ेंगे, क्या क्या, लिक्विडिटी प्लानिंग देखनी पड़ेगी, टाइम एंड एफर्ट फॉर मैनेजर सिलेक्शन, रीबैलेंसिंग की पॉलिसी होगी, डिटरमाइनिंग विच रिस्क फैक्टर शुड बी यूज्ड एंड हाउ टू मेजर देम इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। VAR किसी अगर एक के लिए इंपॉर्टेंट है बट हमें लग रहा है कि VAR दूसरे के लिए नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, तो वो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक हमारी लिमिटेशन बन जाती है रिस्क बेस्ड अप्रोच की। जो इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है, एक कॉमन रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन। हम एक रिस्क फैक्टर लिख रहे हैं, इक्विटी रिस्क लिख रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे एसेट्स है जो इक्विटी रिस्क के अंडर आते हैं, फिर हम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड रिस्क फ्रेमवर्क है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई रिस्क बेस्ड अप्रोच की। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल अप्रोचेस की तो वो क्या है, मेन स्ट्रेंथ क्या है कि हम इजी टू कम्युनिकेट है, क्योंकि वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और सबको समझ भी आता है, जो भी उन्होंने अगर कोई भी फेमिलियर है इस चीज से तो वो उसको समझ जाएगा, ठीक है। इजी टू कम्युनिकेट है, नॉर्मली हम बता सकते हैं। रेलिवेंस फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कंसिडरेशंस, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट की भी हमें देखना पड़ता है और ऑपरेशनल कंसिडरेशन। इजी टू कम्युनिकेट की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एग्जांपल कि अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक की कोई सिचुएशन ले रही हूँ, अगर मैं उनको बताऊंगी कि मार्केट गिरती है ना तो बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म करते, वो समझ जाएंगे इस चीज को, या गोल्ड अच्छा परफॉर्म करते, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि वो एक इजी टू कम्युनिकेट है, वो बहुत टाइम से देख रहे हैं। बट अगर मैं उसमें बोलूं कि VAR देखते हैं कि VAR के रिस्क है हमारा, इसके हिसाब से अब चलो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे एसेट्स है जो इसके अंडर आते हैं, वो पहली बात तो VAR ही नहीं समझ पाएंगे होता क्या है, ठीक है। क्योंकि एक थोड़ा हम तो चलो ठीक है सीख रहे हैं, बट इनके लिए तो समझ ही नहीं आएगा जो नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज टर्म में। मेन लिमिटेशंस क्या है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हमें ऐसा लगेगा कि वो बहुत अच्छे से हमने डाइवर्सिफाई कर रखा, बट असलियत में ऐसा नहीं होगा। ऑब्सक्योर्ड प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ रिस्क, इन्वेस्टमेंट्स विद वेरी डिफरेंट रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कमिंगल्ड अंडर द सेम एसेट क्लास कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, और हाई यील्ड बॉन्ड्स क्या है, वो हम क्या किस चीज में क्लासिफाई करेंगे, फिक्स्ड इनकम में, बट इनके डिफरेंट डिस्टिंक्ट रिस्क कैरेक्टर्स है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टास्क, ठीक है। हमारा टास्क जो था वो एक कंप्लीट हो चुका है, हमने शुरू कर दिया। अब जो इसकी फर्दर रीडिंग है, इसमें 4 दिन लगने वाले हैं इस पूरे रीडिंग को कंप्लीट होने में, तो ये एक दिन पूरा हो गया है, 1/4 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो अब हमारा होगा सेकेंड हाफ नहीं, सेकेंड 2/4 जिसको बोलूंगी मैं, वो हमारा होगा जो हमारा नेक्स्ट डे होगा, डे 38 में। अगर किसी को भी कोई डाउट्स है, ये बहुत ही इजी है अभी तक, एसेट एलोकेशन और एसेट एलोकेशन टू अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स बहुत इजी है, बट इसका बेस जो है वो है हमारा एसेट एलोकेशन सब्जेक्ट। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको एसेट एलोकेशन का जो सब्जेक्ट है उसको पहले पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही इस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को करें, ठीक है। हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टे एक्टिव, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।